नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं नितिन कुमार चारी और आप देख रहे हैं वसंत एकेडमी। और आज वसंत एकेडमी पर हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र के दूसरे अध्याय को, जिसके अंतर्गत श्वसन की प्रक्रिया को समझेंगे। श्वसन की प्रक्रिया दो चरणों में पूर्ण हो रही है मानव शरीर के अंतर्गत। पहला है बाह्य श्वसन, दूसरा है अंतः श्वसन। इन दोनों श्वसन को समझेंगे, जिसके बाद हमारी परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको हम हल करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, श्वसन तंत्र। पहले अपन इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं कि इसके पहले वाले लेक्चर के अंतर्गत हमने कितना पढ़ लिया था। श्वसन क्या होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, इन दोनों मुद्दों पे हमने क्या कर ली थी, पिछली लेक्चर में चर्चा कर ली थी। ठीक है, चलिए। श्वसन, श्वसन क्या है? श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? जैव रासायनिक। इस चीज को आपको हमेशा याद रखनी है। श्वसन जीवों के अंदर होने वाली एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी जैव रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह एक ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ये श्वसन की प्रक्रिया है, जिसको दो चरणों में समझा जाएगा। इसके पहले हम समझते हैं कि ये श्वसन कितने प्रकार का है। ठीक है, श्वसन का जो प्रकार है वो हमने बहुत अच्छे से डीप स्टडी करते हुए पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप इस चीज को यहाँ से पढ़ लेना। अभी हम इस चीज को क्या है कि शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक है आपका ऑक्सी श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और दूसरा है अनॉक्सी श्वसन, जो कि आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अनॉक्सी श्वसन, इस श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं वायवीय श्वसन और वह अवायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन जो है वो आगे चल के दो भाग में डिवाइड होता है। पहला है आपका प्रत्यक्ष श्वसन, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट रेस्पिरेशन, और दूसरा है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। अप्रत्यक्ष जो श्वसन है वो आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है। पहला है आपका बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक श्वसन। तो ये हैं आपके श्वसन की कुछ प्रकार, जिसको आपको एक एक करके समझ लेने हैं। श्वसन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो ग्लूकोज क्या होता है, स्वयं विघटित होता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज स्वयं विघटित होता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, इंग्लिश में फर्मेंटेशन। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ये ग्लूकोज स्वयं विघटित होता है। स्वयं इसके विघटित होने के बाद ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है आपके एथिल अल्कोहल में, और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। यानी कि ग्लूकोज के स्वयं विघटित होने के बाद, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में स्वयं विघटित होने के बाद एथिल अल्कोहल का बनना अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। ठीक है, ये जैव रासायनिक अभिक्रिया जिन जीवों के अंदर हो रही है वो अनॉक्सी श्वसन है, यानी कि अवायवीय श्वसन है। ठीक है, जैसे कि आपका ईस्ट फंगस, ठीक है, जिसके अंदर ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मानव शरीर में देखा जाए तो कभी कभी मानव शरीर में भी ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। कैसे? जब मानव के शरीर में ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता हो और ऑक्सीजन की कमी हो, तो ऑक्सीजन की कमी में मानव शरीर में ये वाली क्रिया कभी कभार देखने को मिल जाती है। जब मानव की मांसपेशियों के अंदर उपस्थित ग्लूकोज के अणु स्वयं विघटित होकर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में स्वयं विघटित होकर क्या करने लगते हैं, एथिल अल्कोहल के स्थान पर लैक्टिक एसिड का निर्माण करने लगते हैं। ठीक है, जब मानव के शरीर में ये क्रिया हो रही है तो मानव के शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और बाकी का अन्य जीवों में ये क्रिया हो रही है तो किण्वन की प्रक्रिया के दौरान, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान एथिल अल्कोहल का निर्माण न होते हुए, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। मानव शरीर में होता है लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल। ये दो चीज याद रखना, परीक्षा में यहां से प्रश्न बन जाएगा। वैसे मानव में देखा जाए तो नॉर्मली ऑक्सी श्वसन होता है, अनऑक्सी श्वसन नहीं होता, लेकिन ये कभी कभी विकट स्थिति में, ठीक है। मानव में जो श्वसन है वो ऑक्सी श्वसन है, और ऑक्सी श्वसन दो प्रकार का है। तो मानव में कौन सा है? मानव में अप्रत्यक्ष प्रकार का है। प्रत्यक्ष प्रकार का किस में पाया जाता है? तो पादप में पाया जाता है, स्पंज में पाया जाता है,
सीलेंट्रेटा के अंतर्गत पाया जाता है। ये कुछ एनिमल है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सीश्वसन का डायरेक्ट रेस्पिरेशन यानी कि प्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष के अंतर्गत जो है वो है आपका मानव है, यानी कि आप स्वयं हैं। साथ ही साथ मानव के अलावा और भी जीव हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत और कौन से जीव आएंगे जो श्वसन की प्रक्रिया के अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का श्वसन कर रहे हैं, तो वो है आपका सरीसृप। ठीक है, उभयचर, इन जीवों के अंदर जो श्वसन है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, जो आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है। एक है आपका बाह्य श्वसन और दूसरा है आपका अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन किस प्रकार से होता है, बाह्य श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है, गैसों के आदान प्रदान की क्रिया होती है और साथ ही साथ गैसों का परिवहन होता है। यानी कि जो बाह्य श्वसन है वो मुख्य रूप से 3 प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होगा। कितनी प्रक्रिया के माध्यम से, 3 प्रक्रिया के माध्यम से आपका ये बाह्य श्वसन पूर्ण होगा। और वो 3 प्रक्रिया कौन कौन सी होंगी, एक एक करके उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन मानव के अंतर्गत होने वाला श्वसन का एक प्रकार है जो 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला होता है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। दूसरा होता है गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, विनिमय यानी कि एक्सचेंज। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। फिर उसके बाद अंतः श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बाह्य श्वसन के बाद आता है आपका अंतः श्वसन। ठीक है, अंतः श्वसन की क्रिया के दौरान श्वसन मुख्य रूप से उस बायोकेमिकल रिएक्शन को अंजाम देता है जिसके माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये क्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है, जिसमें से आपको 2 समझ लेना जरूरी है। ठीक है, पहली है आपका ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा है क्रेब्स चक्र। ठीक है, क्रेब्स चक्र। इन दोनों प्रक्रिया के माध्यम से आपका अंतः श्वसन, यानी कि कुल मिला के आपको ये 5 चीज समझनी है और आपका आज का श्वसन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कल कर चुके थे। जैसे ये मानव का फेफड़ा है जो अभी मैं बनाने वाला हूं। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे फेफड़े होते हैं। ठीक है, मानव के फेफड़ों में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ये संरचना पाई जाती हैं, जिनके लास्ट में अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है। ये गैसों के परिवहन में भूमिका निभाती है। जैसे जब व्यक्ति सांस लेता है, ठीक है, जब व्यक्ति सांस लेगा तो बाहर की वायु जो होगी वो फेफड़ों के अंदर भर जाएगी। ठीक है, कैसे भर जाएगी, तो आपके फेफड़ों के नीचे एक डायफ्राम मसल पाई जाती है जो फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है। डायफ्राम कुछ इस तरीके से रहेगा तो आपके फेफड़े सिकुड़ जाएंगे, फिर डायफ्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आपके फेफड़े फैल जाएंगे, फिर डायफ्राम इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहेगा, आपके फेफड़े फैलते और सिकुड़ते रहेंगे। जैसे ही आपके फेफड़े सिकुड़ जाएंगे तो आपकी जो फेफड़ों के अंदर वायु थी वो बाहर निकल जाएगी। जैसे ही आपके फेफड़े फैल जाएंगे तो वैसे ही फेफड़ों के अंदर जो वायु आ रही है वो बाहर से अंदर की ओर आने लग जाएगी। ठीक है, जैसे ही फेफड़ा फैलेगा तो बाहर से वायु अंदर की ओर खींच लेगा, और जैसे ही फेफड़ा सिकुड़ जाएगा तो अंदर से वायु को बाहर फेंक देगा। तो ये क्रिया कहलाएगी आपकी ब्रीदिंग, यानी कि श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास इतनी क्रिया हुई। श्वासोच्छ्वास के बाद क्रिया होती है आपके, इसके बाद जो क्रिया है वो है गैसों के परिवहन की, गैसों के एक्सचेंज की, यानी कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है कि यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड है। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या पाया जा रहा है, आपका हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, आपके आयरन मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। ये आयरन मॉलिक्यूल आपके फेफड़ों के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और बाहर खींचने के बाद क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बना लेते हैं। यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बना लेता है। यानी कि आपके सीधा सीधा कहें फेफड़ों के अंदर उपस्थित जो ऑक्सीजन थी वो हीमोग्लोबिन ने बाहर खींच ली, यानी कि ब्लड में मिला ली। ठीक है, और इस ब्लड के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी किसी भी
कंपाउंड के फॉर्म में घुलनशील अवस्था में, तो ये एल्वियोलाई क्या काम करती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की ओर खींच लेती है, यानी कि फेफड़ों में मिला लेती है। ब्लड के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को इस एल्वियोलाई ने खींच लिया, फेफड़ों के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन को इस हीमोग्लोबिन ने खींच लिया, तो ये क्या हो गया, गैसों का आदान प्रदान, कि ऑक्सीजन हमको दे दो और कार्बन डाइऑक्साइड हमसे ले लो। ठीक है, तो गैसों के आदान प्रदान के बाद होता है गैसों का परिवहन। तो यहाँ से जब फेफड़ा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर मौजूद थी और वायु के अंदर जितनी भी गैसें थी वो सारी के सारे बाहर निकाल दी जाएंगी, बस यहाँ पे उपस्थित ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अंदर की ओर एंटर कर जाएगा। फिर अब होगा इसका क्या होगा, परिवहन। ब्लड के माध्यम से इस ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा वैसे ही आपकी ये क्रिया स्टार्ट हो जाएगी ग्लाइकोलिसिस की। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है, जैसे ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर ये आपका एक केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक के बगल में ही यहाँ पे एक आपकी पाई जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा बड़ा स्तर पे बना देता हूँ, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यहाँ आपका खड़ा हुआ है ग्लूकोज, बोल रहा है कि भाई मेरे को अंदर ले लो, मेरे को अंदर जाना है, क्रिया स्टार्ट करनी है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज कोशिका के अंदर एंटर करता है। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। ये वाला कलर ले लेते हैं। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया है और भी तमाम ऑर्गन है, लेकिन हमको अभी किससे काम है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये साइटोप्लाज्म में जैसे ही ग्लूकोज एंटर करेगा तो साइटोप्लाज्म में अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज पहुंचा, ये आ गया आपका ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, इस ग्लूकोज का परिवहन किसके द्वारा किया, हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीजन का भी परिवहन किसके द्वारा होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो ऑक्सीजन भी इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन भी पहुंच गया। अब साइटोप्लाज्म में आपका ऑक्सीजन भी है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपका ग्लूकोज भी है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म यानी कि आपकी कोशिका के अंदर ये क्रिया स्टार्ट होना चालू हो जाएगी। इस क्रिया के अंदर सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया किए बिना, उसको पता है कि ऑक्सीजन यहीं बगल में मौजूद है, लेकिन वो बोलेगा कि भैया जैसे अपन क्रिकेट खेल रहे हैं ना, मैच खेल रहे हैं, और कितने रन चाहिए अपने को, चाहिए लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए, लास्ट ओवर में 12 रन चाहिए, यानी 6 बॉल पे 12 रन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक बाहर खिलाड़ी जो उल रहा होगा कि यार मेरे को उतार दे, मैं रन बना दूंगा, मेरे को उतार दे, मैं रन बना दूंगा, लेकिन जो वहां पे क्रीज पे डटा हुआ खिलाड़ी वो बोलेगा अबे थम जा, मैं हूं ना, मैं मार दूंगा छक्के, 2 ही तो मारने हैं, मैं मार दूंगा, मैं हूं तो सही। लेकिन अब जब ये काम करेगा तो ऐसी स्थिति में इसने कितनी 3 बॉल खेल ली, एक भी छक्का नहीं मारा। तो अब ऐसी स्थिति में इसको लगेगा ना कि मेरी जगह अगर दूसरे को उतार देंगे तो कम से कम काम हो जाएगा ना। ठीक, तो अभी क्या ग्लूकोज खुद मोर्चा संभालेगा, ऑक्सीजन की अभी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस जो होगा, ग्लाइकोलिसिस इस प्रक्रिया में, ये कोशिका के अंदर होने वाली सबसे पहली प्रक्रिया है, इसलिए इसको प्री क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, ये प्री क्रेब्स साइकिल भी कहलाती है। ठीक है, और श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है। इस क्रिया के अंतर्गत क्या होगा, आपका जो ग्लूकोज होगा C6H12, याद रखना ये ग्लूकोज है, ये स्वयं विघटित होगा, स्वयं विघटित होगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ऑक्सीश्वसन का, ऑक्सीश्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला, तो ऑक्सीश्वसन का कौन सा चरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण होता है, तो ऑक्सीश्वसन का ग्लाइकोलिसिस जो चरण है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही पूर्ण हो रहा है, यानी कि इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही नहीं। और कहाँ पूर्ण हो रहा है ये ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन का जो पहला ग्लाइकोलिसिस चरण है वो हो रहा है आपके साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य के अंदर ये पूरी क्रिया हो रही है, जहां पर ऑक्सीजन बगल से खड़ा है और बोल भी रहा है कि मैं आऊं क्या, मैं आऊं क्या, बोले कि रुक जा अभी भाई जिंदा है, खुद संभाल लेगा मोर्चा, अभी तुम भारी रहो, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया इसने, अभी 3 बॉल खेल ली है ग्लूकोज ने और एक भी छक्का नहीं मारा, बल्कि एक रन भी नहीं लिया है, सिंगल भी नहीं लिया है, 12 रन की आवश्यकता है। तो ग्लूकोज ने क्या किया कि मैं काम कर लूंगा, अभी तू रुक जा, मेरे को कॉन्फिडेंस आने दे, मेरे को काम करने दे। तो ग्लूकोज स्वयं विघटित होना चालू होता है। स्वयं विघटित होने के बाद वो एक ग्लूकोज का अणु
ठीक है, एक ग्लूकोज के अणु की बात हो रही है। ग्लूकोज का एक अणु विघटित होने के बाद 2 पाइरुविक अणु का निर्माण करता है। कितने का? 2 पाइरुविक अम्ल का। पाइरुविक अम्ल, थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, 2 पाइरुविक अम्ल। तो ये 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण कर दिया। साथ ही साथ इसने क्या किया? 4 एटीपी का निर्माण भी किया। यानी कि 3 बॉल तक तो इसने कुछ भी रन नहीं बनाए। आगे की जो 2 बॉल थी, आगे की जो 2 बॉल थी, उन 2 बॉल के अंतर्गत इनने क्या लगा दिए? 2 चौके लगा दिए। क्या लगा दिए? 2 चौके लगा दिए। 2 चौके लगाने के बाद अब 8 रन बन गए हैं, लेकिन कितने रन चाहिए थे? 12। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? अब स्थिति गंभीर हो गई। या आप ये मान के चलो कि ऐसी स्थिति में अब क्या है कि लास्ट बॉल बची और 4 रन चाहिए। लास्ट बॉल बची है और 4 रन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज स्वयं विघटित होकर ग्लाइकोलिसिस चक्र के अंतर्गत जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसके अंतर्गत क्या होगा? आपके 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण कर देगा। 2 पाइरुविक अम्ल के साथ साथ 4 एटीपी बना देगा। ये 4 एटीपी में से 2 एटीपी इस पूरी जैव रासायनिक अभिक्रिया में यूज हो जाती हैं और 2 एटीपी शेष बचती हैं अपने किसके लिए? इस्तेमाल करने के लिए। तो अपन यहाँ पे 2 ही लिख देते हैं। ठीक है, 2 एटीपी क्या हो गई? आपकी यूज करने के लिए बच गई हैं। बाकी की 2 एटीपी का क्या उपभोग हो गया है। ठीक है, ये कहानी। अब ऐसी स्थिति में पाइरुविक अम्ल और 2 एटीपी आपके पास बचे हुए। अब ये ग्लूकोज बोलता है कि लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए। यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं थोड़ा स्थिति डगमगा गई है मेरी, हो सकता है कि मैं रन नहीं बना पाऊँ और मैच हार जाए। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करेगा? अब एक खिलाड़ी को भेज देगा रिटायर, और उसकी जगह क्या बुला लेगा? ऑक्सीजन को बुला लेगा। भाई अब तुम्हारी आने की बहुत आवश्यकता है, अगर तुम नहीं आए तो मैच हार जाएंगे। तो अब ये जो पाइरुविक अम्ल है, ये पाइरुविक अम्ल पहुंच जाएगा कहां पे? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंटर करे। अभी तो ये साइटोप्लाज्म में चल रहा था। साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपके 2 पाइरुविक अम्ल के अणु बन गए थे ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से। साथ ही साथ 4 एटीपी बनी थी, जिसमें से 2 एटीपी यूज कर ली गई हैं, 2 आपके पास शेष बच गई हैं। ठीक है, ये 2 एटीपी अभी संभाल कर रखते हैं, आगे इनका अपने को काम पड़ेगा तो अपन चर्चा करेंगे। कुल मिला के अभी अपने को इतना याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस चक्र के अंतर्गत ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरुविक अम्ल बने हैं। अब ये दोनों पाइरुविक अम्ल क्या काम करेंगे? यहां से उठेंगे और सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाएंगे। यहां पे पहुंच जाएंगे ये दोनों पाइरुविक अम्ल, एक पाइरुविक अम्ल और दूसरा पाइरुविक अम्ल, दोनों कहां पहुंच जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि अब ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन नहीं आया तो मैच हार जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इनसे क्रिया करेगा। आते से ही एक बॉल बची है और पहली बॉल पे छक्का मारेगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और मैच जीत जाएंगे। यानी कि ऑक्सीजन से जब क्रिया होगी तो पाइरुविक अम्ल की होगी, और पाइरुविक अम्ल इस ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद एक पाइरुविक अम्ल, जैसे आपका एक पाइरुविक 2 है ना अपने पास, एक और एक ये, ठीक है। तो ये जो पाइरुविक अम्ल है, पाइरुविक अम्ल, ये जो पाइरुविक अम्ल है ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद आपकी 18 एटीपी का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? 18 एटीपी। चूंकि अपने पास कितने हैं? 2 पाइरुविक अम्ल है, तो दोनों पाइरुविक अम्ल क्रिया करने के बाद टोटल 18 यानी कि 36 एटीपी का निर्माण कर देंगे। कितने का कर देंगे? 36 एटीपी का निर्माण कर देंगे। और 2 एटीपी आपके पास ऑलरेडी शेष बच गई थी। ऐसी स्थिति में आपके पास टोटल एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी? 38 एटीपी बनी। जैसे सबसे पहले हुआ आपका ग्लाइकोलिसिस, है ना, मैच तो जीत ही चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत क्या हुआ? आपके एक ग्लूकोज से क्या हुआ? 2 पाइरुविक अम्ल बने, ठीक है, 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण हुआ। साथ ही साथ आपके 4 एटीपी बने। 4 एटीपी में से 2 एटीपी यूज हो गए, ठीक है, 2 एटीपी यूज हो गए। उसके बाद आपके टोटल 2 एटीपी क्या बच गए? यूज करने के लिए बच गए, यानी कि 2 एटीपी का पहले ही उपभोग कर लिया गया। ये पाइरुविक अम्ल के निर्माण के साथ साथ 2 एटीपी शेष बची हैं, और ये दोनों ही क्रियाएं जो हो रही हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही हैं और साइटोप्लाज्म में हो रही हैं। ये कहाँ हो रही हैं?
कोशिका द्रव्य में हो रही है। कोशिका द्रव्य के अंदर ये पूरी क्रिया कंप्लीट हो जाती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीशोषण का जो पहला चरण है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा चरण चालू होता है वो क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र जो है हेंस क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको क्रेब्स चक्र नाम दिया गया। इस क्रेब्स चक्र को आप मतलब इस ग्लाइकोलिसिस को आप प्री क्रेब्स चक्र कह सकते हैं, क्योंकि क्रेब्स चक्र के लिए पायरुविक अम्ल का निर्माण कर रहा है और क्रेब्स चक्र हेंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है या क्रेब्स चक्र है ये पूर्ण होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण हो रहा है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण हो रहा है तो क्या हो रहा है कि आपके एक पायरुविक अम्ल, ये जो पायरुविक अम्ल है, इस पायरुविक अम्ल के साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगा। ऑक्सीजन क्रिया करने के बाद टोटल 18 एटीपी के अणुओं का निर्माण कर देगा। ठीक है, ऐसे ही करके आपके पास एक पायरुविक अम्ल और है, टोटल 2 पायरुविक अम्ल है। दोनों पायरुविक अम्ल इसी प्रकार से क्रिया करेंगे और टोटल 18 एटीपी का निर्माण करेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों के अंतर्गत जो क्रिया हो रही है उस क्रिया के अंदर आपको टोटल 36 एटीपी बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यानी कि 2 एटीपी यहां पे बन रही हैं। 2 एटीपी कहां बन रही है आपकी? 2 एटीपी बन रही है आपकी ग्लाइकोलिसिस के अंदर। फिर 18 एटीपी कहां बन रही है आपकी? एक पायरुविक अम्ल से। फिर 18 एटीपी किससे बन रही है? दूसरे पायरुविक अम्ल से। तो इस तरीके से टोटल आपके एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यही क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। श्वसन की क्रिया एक ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन की क्रिया के द्वारा मुख्य रूप से ऊर्जा का निर्माण होता है और यही क्रिया श्वसन कहलाती है, जिसके अंतर्गत आपके ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद ये क्रिया संपन्न हो रही है। इस क्रिया के अंतर्गत जो पहला चरण है वो ग्लाइकोलिसिस है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती नहीं है। दूसरा चरण है जिसमें ऑक्सीजन की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है और उसके बाद एटीपी का निर्माण होता है। अब ये जो दूसरा चरण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। पहला चरण ग्लाइकोलिसिस जो है वो आपकी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा एटीपी बन रही है, यानी कि 36 एटीपी बन रही है और 36 एटीपी बनने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, यानी कि विद्युत ग्रह कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसी कारण से एटीपी जो बन रही है, एटीपी को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। एटीपी का जो पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, परीक्षा में इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये पूरी क्रिया है श्वसन की। इस श्वसन की क्रिया से संबंधित कुछ फैक्ट आपकी परीक्षा में जो पूछे जाएंगे, जिसको डिजाइन करके आगे पीपीटी में बनाया गया है। एक एक करके अपन उनको पढ़ते जाते हैं और वो चीज आप नोट करते जाओगे, जिससे क्या रहेगा, आपको उससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, जैसे श्वसन की क्रिया जो है मानव में मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष ऑक्सी श्वसन पाया जाता है। मानव में कैसा पाया जा रहा है? अप्रत्यक्ष प्रकार का ऑक्सी श्वसन पाया जाता है। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि श्वसन 2 प्रकार का है, एक ऑक्सी श्वसन है, दूसरा अनॉक्सी श्वसन है। मानव में अनॉक्सी श्वसन नहीं होता बल्कि ऑक्सी श्वसन होता है। और ऑक्सी श्वसन भी 2 प्रकार का, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो मानव में जो हो रहा है अप्रत्यक्ष प्रकार का हो रहा है। ये अप्रत्यक्ष श्वसन 2 प्रकार से कंप्लीट होता है, एक बाह्य श्वसन, दूसरा अंतः श्वसन। ठीक है, तो बाह्य श्वसन जो होता है, इस बाह्य श्वसन के अंतर्गत क्या चलता है? पहले श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है, यानी कि सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। फिर उसके बाद फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है, यानी कि गैसों का एक्सचेंज होता है। फिर गैसों के एक्सचेंज के बाद क्या होता है? गैसों का परिवहन होता है। गैसों के परिवहन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ब्लड के माध्यम से ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पहुंचा दिया जाता है? आपके फेफड़ों से कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। और जब कोशिका तक पहुंच जाएगा तो कोशिका में पहुंचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। इस क्रिया में, श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है वो वापस ब्लड में डाल दिया गया और उस ब्लड से ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इन फेफड़ों तक आएगा, जहां से ये बाहर होंगे। तो गैसों के परिवहन, गैसों के एक्सचेंज और आदान प्रदान, ये पूरी क्रिया होती है बाह्य श्वसन में। बाह्य श्वसन के बाद स्टार्ट होता है आपका अंतः श्वसन, जिसमें पहले क्रिया होगी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद दूसरी क्रिया होगी क्रेब्स चक्र।
ग्लाइकोलिसिस जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, यानी कि कोशिका द्रव्य में होगा, और ये होगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। और दोनों क्रिया कंप्लीट होने के बाद आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बन जाएगी। ऊर्जा कितनी बनेगी? एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से टोटल आपके शरीर के अंदर बन रही है 38 ATP, ठीक है। और बाकी का जो जल है, जल का उपयोग अपना शरीर कर लेता है, क्योंकि मानव शरीर का लगभग 66% भाग जल का ही बना है। नवजात शिशु के संबंध में देखा जाए तो ये लगभग 75% के आसपास होता है। मानव शरीर के अंदर जो नवजात शिशु का जो शरीर है वो लगभग 75% या उससे भी अधिक मात्रा जल की पाई जाती है। और अभी वयस्क की बात की जाए, आपके मेरे शरीर की बात की जाए, तो हमारे शरीर का भार लगभग 66% पानी का ही बना है। तो पानी की आवश्यकता शरीर को होती है। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पानी लगातार पीते रहें। गर्मी आ रही है, गर्मियों के दिनों में लगभग 8 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर क्रेब्स चक्र होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और ऊर्जा बन जाएगी, जैसा अभी बताया था वैसे बन जाएगी, ठीक है। ये जो बाह्य श्वसन है जिसके अंतर्गत हमें 3 चीज पढ़नी है, एक एक करके इन पे चर्चा कर लेते हैं। यह है आपका इंस्पिरेशन यानी कि सांस को ग्रहण करना, फिर एक्सपिरेशन यानी कि सांस को बाहर छोड़ना। यहां पे आपका डायफ्राम, जैसे डायफ्राम ऊपर हुआ आपका फेफड़ा सिकुड़ गया, जैसे ही आपका फेफड़ा सिकुड़ गया वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिकुड़ रहा है एक्सपिरेशन। जैसे ही फेफड़ा सिकुड़ गया वायु बाहर की ओर निकल गई, और फिर यहाँ पे क्या, फेफड़ा फैल गया। जैसे ही फेफड़ा फैल गया, यहाँ पे आकार देखो आप फेफड़े का, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे ये फेफड़े का आकार है, ठीक है। और यहाँ ये फेफड़ा है। ये छोटा फेफड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे फेफड़ा सिकुड़ चुका है। ये लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये डायफ्राम ऊपर की ओर आ गया है तो फेफड़ा सिकुड़ गया। फेफड़े के सिकुड़ने के कारण वायु क्या होगी, बाहर की ओर निकल आई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, फेफड़ा फैल गया, यहाँ पे डायफ्राम नीचे की ओर आया, तो जैसे ही फेफड़ा फैला वैसे ही वायु अंदर की ओर आ गई। तो वायु के अंदर की ओर आने की क्रिया, बाहर की ओर जाने की क्रिया, दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या कह रहे हैं, श्वासोच्छ्वास कह रहे हैं। और श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत सबसे पहले वायु ग्रहण की जाएगी, उसको इंस्पिरेशन कहते हैं, अंतः श्वसन। फिर उसके बाद जब वायु छोड़ी जाएगी तो उसको कहते हैं उच्छ्वास, यानी कि वायु को बाहर की ओर छोड़ना, जिसमें मदद करेगा आपका डायफ्राम। फैलने और सिकुड़ने के दौरान फेफड़ा ऊपर नीचे होगा, फेफड़े के ऊपर नीचे होने से आपकी वायु अंदर बाहर होगी, ठीक है। तो वायु के अंदर बाहर होने की स्थिति के लिए जो क्रिया हो रही है उसको श्वासोच्छ्वास कहा, जो 2 रूप में होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, जिससे वायु अंदर और बाहर होती रहती है। वायु के अंदर बाहर होने की स्थिति में कुछ गैसों के समीकरण को समझ लो, जिससे संबंधित परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे अंदर ली गई वायु, जो आप सांस ले रहे हैं, जो वायु अंदर ले रहे हैं उसमें लगभग 79% तो आपका, लगभग 78% मात्रा में आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और जब आप बाहर की ओर छोड़ रहे हैं तो पूरी नाइट्रोजन बाहर छोड़ देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वायुमंडल में लगभग 78% मात्रा में जो नाइट्रोजन है, या 79, लगभग अलग अलग किताबों में अलग मिल जाती है, लेकिन अपन यहाँ पे 78 भी मान सकते हैं, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो वायु आप नाइट्रोजन के रूप, वायु के रूप में जो नाइट्रोजन आप ग्रहण कर रहे हैं वो पूरी नाइट्रोजन आप छोड़ देते हो, आपको उससे कोई भी लाभ नहीं होता श्वसन की क्रिया के दौरान, ठीक है। फिर जब आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हो तो 21% ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो। जब आप सांस लेते हो ना, तो आपने 21% वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ग्रहण कर ली, ठीक है। जब 21%, यहाँ पे आप 78 कंसीडर करेंगे, नहीं तो 79 और 21 100 तो वही हो जाएगा, अन्य वायु के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो यहाँ पे 78 कंसीडर करेंगे और 78% ही ग्रहण की जाती है, 78% ही छोड़ दी जाती है, ठीक है। फिर ऐसी स्थिति में जब आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं तो 21% सांस लेते समय ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और 17% आप छोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप 4% ऑक्सीजन का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और ये परीक्षा में पूछा जाएगा, श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो 4%। कैसे? 21% वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को आप सांस लेते समय ग्रहण करते हैं और छोड़ते समय 17 ही छोड़ रहे हैं, तो 4% आपका हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, उस 4% ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो वायुमंडल में अंदर जो उपस्थित 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आपका शरीर ग्रहण कर लेता है। जैसे आप सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते समय आपने वो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड ली, लेकिन जब आपने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी
तो आपने ये 4% छोड़ी, यानी कि श्वसन की क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो भी आपने एक्स्ट्रा छोड़ दी, यानी कि 4% आप यहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड उसके दहेज में छोड़ दे रहे हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया लेकिन ऑक्सीजन को ले लिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो रहेगी आपको याद करना है और ये जो फैक्ट लिखा है वो भी आपको याद कर लेना है। जैसे श्वास का मापन स्पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है, यानी कि आप सांस नापते हैं ना, सांस को मापने का जो मीटर है वो है स्पायरोमीटर। ठीक है, एक व्यक्ति लगभग 12 से 15 बार 1 मिनट में सांस लेता है। ठीक है, धड़कन अलग है 72। फिर गैसों का विनिमय होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस, ये है आपकी एल्वियोलाई, जिसके चारों ओर आपकी ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं जिसमें ब्लड होता है। ठीक है, तो जब ब्लड आता है और ब्लड जाता है, इस दौरान एल्वियोलाई और हीमोग्लोबिन अपना काम कर जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या काम कर लेता है, आपके शरीर के, आपके फेफड़ों के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन को कैच कर लेता है और ब्लड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ये एल्वियोलाई कैच कर लेती है, यानी कि एल्वियोलाई का काम है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचना। ठीक है, और फेफड़े के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको खींचने का काम करता है हीमोग्लोबिन। दोनों एक दूसरे को पकड़ पकड़ के खींच लेते हैं। जैसे ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चलते समय किसी का पैसेंजर नीचे रह गया तो उसने क्या किया, उसको पकड़ के अपनी ओर खींच लिया तो ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन ट्रेन चलने लग गई, किसी का सामान ट्रेन में रह गया तो नीचे खड़े हुए व्यक्ति ने अपना सामान खींच लिया। ठीक है, जब DDLJ में आपने देखा होगा ना, जब सिमरन भाग के जा रही है तो शाहरुख खान उसको हाथ से पकड़ के खींच लेता है कि आजा, है ना। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में मिला है उस ब्लड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई खींच लेती है कि आजा सिमरन इधर की ओर। फिर यहाँ पे फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको हीमोग्लोबिन खींच लेता है कि आजा सिमरन इधर की ओर। तो यहाँ 2 सिमरन है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है, अलग अलग जगह चली जाती हैं। ये है आपका फेफड़ा। ठीक है, आपका क्या, मेरा भी, सबका ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इस फेफड़े के अंदर क्या हो रहा है, गैसों के आदान प्रदान की क्रिया हो रही है। ये एल्वियोलाई है, ये आपको दिखाई दे रही है अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना। ये क्या करती है, आपके ब्लड के अंदर उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेती है और जब वायु बाहर की ओर निकलती तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती है। 0.03% इसने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, लेकिन वायुमंडल में 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, 21% ऑक्सीजन वायुमंडल से ग्रहण की थी। ठीक है, लेकिन क्या करता है, ये 4% ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है ये हीमोग्लोबिन। बचती है 17%, उसको छोड़ दी जाती है कि जाओ। तो ये गैसों का एक्सचेंज हो गया जो फेफड़ों के और हीमोग्लोबिन के आपसी संयोजन से पूर्ण हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है गैसों का परिवहन, ट्रांसमिशन, यानी कि जो आपने गैस ली है, आपने जो ऑक्सीजन लिया है उस ऑक्सीजन को आप कहाँ पहुंचा रहे हो, फेफड़ों से कहाँ पहुंचा रहे हो, कोशिका तक पहुंचा रहे हो। फिर कोशिका के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको वापस फेफड़ों तक पहुंचा रहे हो। तो ये क्रिया हो जाएगी आपके गैसों के परिवहन की। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ संयोजक करके, यानी कि क्रिया करके परिवहन करता है। यानी कि ऑक्सीजन का जो परिवहन हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के बाद हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में 4 आयरन परमाणु पाए जाते हैं। मैंने पहले बताया था कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन परमाणु होते हैं। एक आयरन परमाणु एक ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, तो ऐसी स्थिति में 4 आयरन परमाणु 4 ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और एक हीमोग्लोबिन इन 4 ऑक्सीजन को लेके जाएगा। ठीक है, प्रत्येक आयरन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से संयोजन करता है और इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेगा तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और इसके बाद ये क्रिया चलती रहेगी और आगे की ओर बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से 3 रूपों में होता है और ये चीज आपको नोट कर लेनी। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का और परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे आपको याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ लगभग 10 से 20%, जिस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके परिवहन कर रही है उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड भी
हीमोग्लोबिन से क्रिया करके परिवहन करती हैं, लेकिन ये जो परिवहन है वो लगभग 10 से 20% ही होता है, इससे ज़्यादा परिवहन नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ अच्छा नहीं लगता घूमना फिरना, लेकिन ऑक्सीजन को अच्छा लगता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ घूम रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को भले ही अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन कुछ मात्रा में 10 से 20% मात्रा में हीमोग्लोबिन के साथ ही जाना रहता है। ठीक है, फॉर्मेलिटी है। फिर उसके बाद भौतिक घोल के रूप में यानी कि घुलनशील अवस्था के रूप में लगभग 5% कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ब्लड जो प्लाज्मा होता है उसके साथ कार्बनिक अम्ल के रूप में परिवहन करती है। यहाँ पे लगभग 10 से 15 या 20% हो गया और 5% और लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से परिवहन कर लेती है कि 5-7% क्या हो जाता है कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के साथ घुलनशील अवस्था में ये कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन कर लेती है। ठीक है, और लगभग 10 से 20% मात्रा में वो हीमोग्लोबिन के साथ, बाकी का बच गया लगभग 70 से 75%। अब ये इतना बड़ा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का किस रूप में परिवहन हो रहा है, तो उस चीज को याद रख लेना, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है। बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन हो रहा है वो सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट के रूप में हो रहा है, जो लगभग 75%, यानी कि लगभग 75 से 80 या 85% परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए तो आपको टिक कर देना है। लगभग 75 से 80% ज्यादातर चीजें देखने को मिल जाती हैं, या एवरेज अपन मान लें 80%। ठीक है, तो 80% जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो हो रहा है वो मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में हो रहा है। सबसे ज्यादा परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, इस चीज को आपको याद कर लेना है। ठीक है, और अलग अलग बुक्स में अलग अलग थोड़ा परसेंटेज मिलते हैं, इसलिए चीजें थोड़ी अलग हैं, बाकी का कोई विशेष अंतर है नहीं। फिर नेक्स्ट अंतः शोषण, इसको अपन कोशिकीय शोषण भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर ये शोषण की क्रिया चल रही, इसलिए इसको कोशिकीय शोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत जो क्रिया विधि देखी जाएगी तो मुख्य रूप से 3 होती है। मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि भैया केवल 2 ही क्रिया नहीं होती हैं, तीसरी भी होती है, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन। लेकिन इलेक्ट्रॉन परिवहन कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में इससे संबंधित ज्यादा प्रश्न नहीं आते, इसलिए इसको छोड़ दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे समझने लायक जो चीजें हैं वो 2 ही है, एक है आपका ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स चक्र। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया हो रही है वो मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिया हो रही है वो क्रेब्स साइकिल हो रही है। क्रेब्स साइकिल जो है वो पाइरुविक अम्ल के ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद होती है, और पाइरुविक अम्ल का निर्माण ग्लाइकोलिसिस में हो रहा है, इसलिए इसको प्री क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, एक एक्स्ट्रा नाम हो गया इसका। ठीक है, क्रेब्स चक्र जो है, क्रेब्स साइकिल का जो निर्माण है, इसके बारे में जानकारी देने वाला व्यक्ति जो है वो हैंस क्रेब है, इसलिए इसको क्रेब्स चक्र कहा गया। ठीक है, इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस जब होगा तो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत आपका ग्लूकोज स्वयं विघटित होगा, और स्वयं विघटित होने के बाद 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण करेगा। जब 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण होगा, साथ ही साथ हम देखेंगे तो 4 एटीपी के अणु भी बन जाएंगे। 4 एटीपी के अणु में से 2 एटीपी के अणु क्या हो जाएंगे, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यूज हो जाएंगे, उपभोग कर लिए जाएंगे, तो आपके पास 2 पाइरुविक अम्ल और साथ ही साथ 2 एटीपी क्या बच जाएंगी, शेष बच जाएंगी भविष्य के उपयोग के लिए। ठीक है, तो ये पूरी क्रिया जो होगी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से साइटोप्लाज्म में पूर्ण हो जाएगी। अब बचेगा लास्ट बॉल पे छक्का, तो लास्ट बॉल पे छक्का मिलेगा आपको यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल के अंदर जो पाइरुविक अम्ल है, एक पाइरुविक अम्ल ये है, एक पाइरुविक अम्ल ये है, तो ये पाइरुविक अम्ल जो है, पाइरुविक अम्ल, तो ये पाइरुविक अम्ल है, एक पाइरुविक अम्ल ये रहा अपना पाइरुविक अम्ल, तो ये 2 पाइरुविक अम्ल हैं। ये पाइरुविक अम्ल ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो ये पाइरुविक अम्ल भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद यहाँ पे आपको 18 एटीपी बनती हुई नजर आएंगी। कितनी बनेंगी, 18 एटीपी बनेगी। सेम क्रिया यहाँ पे होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, 18 एटीपी बनेंगी। 18 एटीपी अगर जोड़ दी जाएंगी तो आपके पास कितनी एटीपी हो गई, 36 एटीपी। 36 एटीपी, साथ ही साथ आपकी 2 एटीपी पहले बच गई थी साइटोप्लाज्म में जो हुई थी ना क्रिया ग्लाइकोलिसिस वहां पे, तो ऐसी स्थिति में टोटल आपके एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी बन जाएंगी।
38 एटीपी को यदि किलो कैलोरी में पूछा जाएगा तो लगभग 673 किलो कैलोरी आपको आंसर टिक कर देना है कि इतनी कैलोरी के रूप में ऊर्जा बनती हुई नजर आएगी। एटीपी में पूछेगा तो 38 बताएंगे फाइनल, ठीक है। अगर ये पूछेगा कि क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने एटीपी बनती हैं तो आपको 36 बतानी है। अगर टोटल पूछेगा तो 38 बतानी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी कैलकुलेशन के फॉर्म में बनेंगे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जो याद रखने वाली मेन चीज है जो इससे संबंधित थोड़ा कंफ्यूज करती है उसको देख लो। पायरुविक अम्ल के एक अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु, ठीक है, और 5 अणु NaDH के और एक अणु बनता है FADH2 का, ठीक है। तो यहाँ पे एक अणु जो है वो ATP का बन रहा है, ठीक है। 5 अणु जो बन रहे हैं वो NaDH के बन रहे हैं। ध्यान से समझते जाना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो। एक अणु का ATP, एक अणु ATP का बन रहा है। 5 अणु जो बन रहे हैं NaDH, ठीक है, और एक अणु जो बन रहा है वो FADH का बन रहा है। एक अणु किसका बन रहा है? FADH का, FADH2। तो यानी कि एक पायरुविक अम्ल के विघटन से इतनी क्रिया बनती है, ठीक है। अब इन्हीं को आपस में सॉल्व करेंगे आगे चल के तो टोटल 18 प्राप्त होंगे। अब NaDH के एक अणु से 3 ATP बन रहे हैं और FADH के एक अणु से 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक से कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं और कितने? 5, ठीक है। तो 5 × 3 कितने हो गए? 15, ठीक है। और एक तो ये है अपना एक ATP ये रहा, 15 ये बने और इससे एक से बन रहे हैं कितने? 2, ठीक है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो टोटल कितने बने आपके? 2। इस तरीके से लिख देते हैं 1 × 2 = 2 ATP। तो और यहाँ पे क्या है आपका? एक ATP +1 +1 ATP। अगर अपन जोड़ लेंगे तो 1 और 15 16 17 18, इस तरीके से होंगे आपके 18 ATP, ठीक है। तो ये भी कभी कभार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए तो आपको याद रखना। और ये मुख्य रूप से जब पूछा जाएगा तो SI, पटवारी या जो व्यापम लेवल के एग्जाम है वहीं पूछे जाएंगे। PSC में इतना डेप्थ में नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि इतना डेप्थ साइंस वहाँ नहीं आता, लेकिन व्यापम लेवल के एग्जाम, SSC लेवल के एग्जाम वहाँ पूछ लेता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक जो अम्ल है, एक पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से जब 18 ATP बन रही हैं तो कुछ इस तरह से बन रही हैं कि एक ATP तो डायरेक्टली बन जाती है, साथ ही साथ 5 NaDH के अणु बनते हैं जो आगे चल के 15 में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि एक NaDH से 5 बनते हैं तो टोटल 15 हो जाते हैं। और एक अणु बनता है आपका FADH का, तो एक FADH आगे चल के 2 ATP में कन्वर्ट होता है, इसलिए आपके टोटल 18 ATP बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके 18 बने और आपके पास 18 18 2 बार आएंगे क्योंकि आपके पास 2 पायरुविक अम्ल है, इसलिए आपके पास कितने अणु हो जाते हैं? ATP के टोटल 36। कितने हो जाते हैं? 36। और 2 ATP आपके पास शेष ग्लाइकोलिसिस के दौरान बची थी, इसलिए आपके पास टोटल एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से फाइनली 38 ATP बन जाती है, जिसके अंतर्गत आपके शरीर को ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह रहे हो आप? कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। क्या कह रहे हो? कोशिका का पावर हाउस। और यहाँ पे ये पावर हाउस खत्म, तो ये क्रिया यहाँ पे समाप्त। आई होप आपको ये क्रिया समझ में आई होगी। यहाँ से संबंधित प्री, मेंस और ऑब्जेक्टिव कई तमाम एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से इसको नोट डाउन करना, याद करना। इसके बाद आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव लगाने हैं और ऑब्जेक्टिव लगाते समय आप नो डाउट बहुत अच्छी स्थिति में अपने आप को महसूस करेंगे, ठीक है। अभी तक यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें जिससे औरों का भी फायदा हो।
ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी ना सलमान खान की, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थैंक यू ना बोलें, 3 और लोगों की मदद करें, जिससे और वो 3 लोगों की मदद करेंगे, जिससे लोगों के जो समस्या है विज्ञान संबंधी वो दूर हो पाएगी। ठीक है, तो आगे की ओर शेयर करें, और थैंक यू बोलना चाहे तो अपने को दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है थैंक यू बोलने के लिए और डाउट पूछने के लिए। ठीक है, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।